हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान विषय में पहला पाठ हम लोग पढ़ेंगे। पहला पाठ है सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सजीवों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सजीव निर्जीव। कक्षा 6ठी 7वीं में सजीवों के बारे में आपने पढ़ा है, उनकी विशेषताएं समझा है। इस पाठ के माध्यम से आप सजीव और सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण कैसे करते हैं, वैज्ञानिकों ने इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया है, कैसे इनको नाम दिया जा सकता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। जैव विविधता एवं वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में हम इतिहास के पन्नों में कुछ देख सकते हैं। जो है ईस्वी सन 1735 में कार्ल लिनियस ने सजीवों को दो जगतों में विभाजित किया, पहला वनस्पति और दूसरा प्राणी। ईस्वी सन 1866 में के साल में हेकल ने तीन जगत की कल्पना की। इसमें प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी का समावेश था, यानी तीन जगत में तीन तरह से उन्होंने बांटा। ईस्वी सन 1925 में चैटन ने फिर से सजीवों के दो समूह किए। उन्होंने आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की नाम दिया। ईस्वी सन 1938 में कोपलैंड ने सजीवों को चार जगत में विभाजित किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी। ये सारी जो है घटनाएं जो ऐतिहासिक हैं, जब वैज्ञानिकों ने इसको दिया है, उसी के बारे में और अध्ययन करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि भौगोलिक परिवेश, अन्न ग्रहण, संरक्षण ऐसे विभिन्न कारणों के कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में अनुकूलन दिखाई देता है। इसको हमने पढ़ा। अनुकूलन अपनाते समय एक ही प्रजाति के सजीवों में भी विभिन्न बदलाव होते हुए दिखाई देता है। उनको एडाप्शन के समय उनके अंदर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। 2011 की गणना के अनुसार पृथ्वी पर की जमीन और समुद्र आदि में पाए जाने वाले सभी सजीवों को मिलाकर लगभग 87-10 लाख प्रजातियां ज्ञात हैं। जो है हमें इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों का अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में विभाजित करना चाहिए, ऐसी आवश्यकता वैज्ञानिकों को महसूस हुई। सजीवों में पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके समूह और उप समूह बनाए गए। सजीवों के समूह और उपसमूह बनाने की इस प्रक्रिया को ही हम जैविक वर्गीकरण कहते हैं। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर, जो कि 1920 में पैदा हुए थे, 1980 तक इस दुनिया में रहे, ये अमेरिकन वैज्ञानिक है। हम अमेरिकन परिस्थिति के तज्ञ इकोलिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने ईस्वी सन 1969 में सजीवों को 5 समूह में विभाजन किया और उसके लिए उन्होंने कुछ मापदंड पर विचार किया। वर्गीकरण के लिए व्हिटाकर ने कुछ मापदंडों को विचार में लिया था, उसको हम देखेंगे। पहला मापदंड उन्होंने दिया कोशिका की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। दूसरा उन्होंने लिया सजीवों के प्रकार और जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकी और बहुकोशी कोशिकी पर ध्यान दिया उन्होंने। तीसरा पोषण का प्रकार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया, यानी वनस्पति जो कि स्वयं पोषी प्रकाश संश्लेषण करती है, कवक जो कि परपोषी मृत अवशेषों से अन्न ग्रहण शोषण करते हैं, प्राणी जो कि परपोषी और भक्षण परपोषी है, ये भक्षण करते हैं। जीवन शैली चौथा उन्होंने दिया लाइफ स्टाइल, उत्पादक वनस्पति, उत्पादक जो है वनस्पति है, भक्षक प्राणी है, विघटक कवक है। इस तरह से उन्होंने जीवन शैली को पर ध्यान दिया। वंशावली संबंध पर भी ध्यान दिया, जो है साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप, आदि केंद्र की से दृश्य केंद्र की, एक कोशिकी से बहुकोशिकी में परिवर्तन भी होता है, इस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। तो इस तरह से उन्होंने सजीवों को 5 भागों में बांटा। तो पहला हम देखेंगे इस टेबल के माध्यम से सजीव को पहले 2 भागों में किया गया, आदि केंद्र की से और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की में एक कोशिकी प्राणी आता है केवल, इसमें पहला जगत इन्होंने दिया, इसका नाम मोनेरा है। दृश्य केंद्र की में 2 भाग किए गए, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी में दूसरा जगत आता है प्रोटिस्टा और बहुकोशिकी में
तीन जो है जगत आते हैं। इसमें तीसरा जगत है कवक। ये कोशिका भित्ति वाले होते हैं परंतु प्रकाश संश्लेषण न कर पाने वाले। इनके पास से कोशिका भित्ति होती है लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तीसरा जगत कवक का है। चौथा जगत इन्होंने बनाया वनस्पति जगत। इसमें कोशिका भित्ति वाले और प्रकाश संश्लेषण कर पाने वाले जो है सजीव आते हैं। पांचवा जगत इन्होंने प्राणी का बनाया जिसमें कोशिका भित्ति विहीन जो होते हैं ये प्राणी। इस तरह से 5 जगत उन्होंने बनाया। पहला जगत हम देखेंगे मुनेरा जगत। मुनेरा जगत जो है इसमें हम इसको कृति के द्वारा भी समझ सकते हैं। दही या छाछ की एक छोटी सी बूंद लेकर के उसमें थोड़ा सा पानी लेकर के जो है उसे हम एक कांच की पट्टी पर फैला करके डाल दें। उसे धीरे धीरे कवर स्लिप से सुखवा दें। उस पर कवर स्लिप रख दें, थोड़ा सूख जाएगा। फिर सूक्ष्मदर्शी के नीचे कांच पट्टी का निरीक्षण करेंगे तो हमें दिखाई देगा उसमें हलचल करने वाले बिल्कुल छोटे से तिनके जैसे सूक्ष्म जीव अर्थात लैक्टोबैसिलाई जीवाणु दिखाई देते हैं। तो ये मुनेरा जगत में इस प्रकार के जीवाणु और नील हरित शैवाल का समावेश होता है। ये जो है मुनेरा जगत की प्राणी हैं। इसमें चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं ये मुनेरा जगत के प्राणी हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? ये सभी सजीव एक कोशिकी होते हैं। ये स्वयं पोषी या परपोषी दोनों होते हैं। आदि केंद्र की होते हैं। इनमें आवरण युक्त केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा जगत। इसको भी हम कृति द्वारा समझ सकते हैं। डबरे का यानी गंदा पानी लेकर के एक बूंद कांच की पट्टी पर रख के अगर सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करें तो कुछ निश्चित आकार वाले, अनिश्चित आकार वाले यानी जिसका आकार निश्चित नहीं है, ऐसे सूक्ष्म जीव हलचल करते हुए दिखाई देंगे। ये सारे सजीव अमीबा कहलाते हैं। ये जो है इस तरह के सजीव हमें दिखाई देते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोशिकी होते हैं और कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। प्रचलन के लिए एक उत्पात या बाल जैसे रोमक कशाभिकाओं का उपयोग करते हैं। ये स्वयं पोषी यानी ग्लीना जैसे वाल्वस कोशिका में हरित लवक होते हैं। परपोषी भी होते हैं। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम ये आते हैं। तीसरा जगत जो कवक का है इसे फंगी कहते हैं। इसको हम इसका प्रयोग करके समझ सकते हैं कृति करके। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा लेकर के उसे पानी में भिगाकर किसी डब्बे या डिबिया में बंद करके रख दें। 2-3 दिन बाद अगर हम देखें खोलकर तो उसमें सफेद सफेद कपास के जैसे तंतु दिखाई देते हैं। तो ये तंतुओं को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करें तो हमें इस तरह से दिखाई देंगे। इस तरह से हमें उनमें दिखाई देंगे। तो इनकी विशेषताएं क्या है? कवक जो होता है कवक जगत में परपोषी, असंश्लेषी और दृश्य केंद्र की सजीवों का समावेश होता है। बहुसंख्य कवक मृतोपजीवी होते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। कुछ कवक तंतुमय होते हैं जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं। कवक यानी कीड़ बेकरसिस्ट, फफूंदी, स्पर्शलीलस भुट्टे पर पाई जाती है। फफूंदी पेंसिलियम, इसको कुकुरमुत्ता मशरूम कहते हैं, ये इसमें आते हैं। ये कुकुरमुत्ता है। बीटाकर के बाद वर्गीकरण की कुछ और भी पद्धतियां प्रतिपादित की गई। फिर भी आज तक जो है कई वैज्ञानिक बीटाकर की पंचजगत वर्गीकरण को ही प्रमाण मानते हैं और यही जो है इस पद्धति की सफलता है। तो बीटाकर की जो बाद भी कुछ वर्गीकरण हुए उसको भी समझ सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स भी देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण और कैसे किया गया? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उनके अध्ययन के लिए हम कुछ विभाजन कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का आकार समझने के लिए हम इसको समझ सकते हैं। किससे मापा जाता है? 1 मीटर बराबर 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। ये जो है इसका हम पैमाना है युग की तरह बना रहता है। इसको लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं माइक्रोमीटर है। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। ये नैनोमीटर के लिए इस जो है चित्र का उपयोग किया जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये नैनोमीटर है। तो इस तरह से इनको सूक्ष्म जीवों को हम माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में मापते हैं कितने बड़े हैं। सूक्ष्म जीव को 2 भागों में किया जाता है विभाजित।
पहला आदि केंद्र की, दूसरा दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की में जीवाणु आते हैं, दृश्य केंद्र की में आदिजीवी, कवक और शैवाल तीनों आते हैं। इस तरह से सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किया गया है। अब इनको हम और विस्तृत रूप से देखेंगे। जीवाणु क्या है? जीवाणु बैक्टीरिया, इनका आकार एक जो है माइक्रोमीटर से 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक इनका आकार होता है। एक ही कोशिका स्वतंत्र सजीव, एक कोशिकीय सजीव स्वतंत्र कोशिका के रूप में जीवन यापन करती है। कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रख करके बस्तियां यानी कॉलोनी ये जैसा बना लेते हैं। इस तरह के कुछ जीवाणु आपको देखने को मिल जाएंगे। जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होती है। कोशिका में केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति होती है। प्रजनन सामान्यतः इनका द्विभाजन यानी एक कोशिका के 2 भाग होना पद्धति से होता है। अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में इनकी संख्या 2 गुनी हो जाती है। दूसरा इसमें आदिजीवी, आदिजीवी प्रोटोजोआ इसको कहते हैं। इसका आकार लगभग 200 नैनोमीटर होता है। ये मिट्टी 200 माइक्रोमीटर तक होता है इनका आकार। ये मिट्टी, मीठे पानी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण भी बनते हैं। दृश्य केंद्र की कोशिका वाले एक कोशिकीय सजीव होते हैं। आदिजीवी की कोशिका रचना, संचलन के अंग, पोषण पद्धति में विविधता दिखाई देती है। प्रजनन द्विभाजन पद्धति से होता है। उदाहरण के लिए हम अमीबा और पैरामीशियम को ले सकते हैं। ये मटमैले पानी में पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। ये जो है पैरामीशियम है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये आम पन्ने का कारण हो सकता है। प्लाज्मोडियम वाइवक्स मलेरिया होने का कारण हो सकता है। यूग्लिना ये स्वयं पोषी होता है। तीसरा है कवक, इसको फंगी कहते हैं। ये आकार में लगभग 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है इनका आकार। ये सड़े गले पदार्थ वनस्पति एवं प्राणियों के शरीर, कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कवक की कुछ प्रजातियां आंखों से भी दिखाई देती हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से अन्न शोषण करते हैं। प्रजनन इनका लैंगिक पद्धति से और विभाजन दोनों निकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति से भी होता है। इनका उदाहरण है ईस्ट, कैंडिडा और मशरूम। शैवाल जो है इनका आकार 10 जो है माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ये पानी में बढ़ते हैं। दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय स्वयं पोषी सजीव होते हैं। ये कोशिका में स्थित हरित लवकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसमें यूग्लिना, क्लोरेडा, क्लोमेडिनास ये जो है आते हैं। शैवाल की कुछ प्रजातियां एक कोशिकीय हैं। अन्य सभी शैवाल बहुकोशिकीय होकर के निरी आंखों से दिखाई भी देते हैं। पांचवा इसमें आता है विषाणु, जिसको वायरस कहते हैं। जिससे आज की जो है तमाम वायरस चल रहे हैं, इसमें कोविड-19 भी आता है। इनका आकार लगभग 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। विषाणुओं को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता है। ये सजीव निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य हैं ऐसा कहा जाता है, परंतु इनका अध्ययन हम सूक्ष्म जैव विज्ञान में, माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। विषाणु अति सूक्ष्म अर्थात जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। वे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु अर्थात डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ लंबा अणु है, जिस पर प्रथिन का आवरण होता है। वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका में ही ये रह सकते हैं और उन कोशिकाओं की सहायता से विषाणु स्वयं के प्रथिन बनाते हैं और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियां निर्माण करते हैं। इसके बाद पोषक यानी होस्ट कोशिकाओं को नष्ट करके ये प्रतिकृतियां मुक्त होती हैं और स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। विषाणुओं के कारण वनस्पतियों और प्राणियों में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। ये जो है इस तरह के विषाणु हैं। क्लोरेला ये है टोमेटो विल्ट, ये विषाणु हैं।
तो मनुष्य के अंदर जो है विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं? पोलियो विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु नाम सुने होंगे, HIV, एड्स के विषाणु, ये जो है मनुष्य में पाए जाते हैं, रोग का कारण बनते हैं। पशु को पिकोरना विषाणु से रोग होता है। वनस्पति में टमाटर बिल्ड विषाणु, तंबाकू, मोजाइक विषाणु, ये जो है रोग का कारण बनते हैं। जीवाणु एक बैक्टीरियोफाज विषाणु जीवाणुओं पर भी हमला करते हैं। इसका जो है इस तरह से हमने अध्ययन किया पहले पाठ का। अब हम जो है इसकी मदद से अपनी स्वाध्याय को भी कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपको स्वाध्याय के लिए अलग से हम दूसरे दिन क्लास में लेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।